चलें बच्चों, ये स्टार्ट होगी हमारी रिकॉर्डिंग। द होल आइडिया इज टू डू दिस मिड ईयर्स पेपर जो कि वाज बिलो परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से नीचे था। P3 फिर किसी वक्त कर लेंगे, उसमें ज़्यादा मेनली आपका ही था और एक दो बच्चों का ज़रा कम था, बाकियों ने तो काफ़ी अच्छा किया हुआ था वो। बट आई अंडरस्टैंड योर रीज़न। अब देखो, ये केस स्टडी दोबारा पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। लेट्स जस्ट क्विकली गो टू द क्वेश्चंस। कंपटीशन इन स्काईज ओवर यूरोप, एंड आपको याद होगा ये हमने क्लास में भी की थी। तो हमने दो तीन केस स्टडीज क्लास में की थी, उनमें से ये भी शामिल थी। तो coincidentally it was in the paper. Using the information, explain the predicted effect of development of super airlines on the concentration ratio in the European airline market. इसका अगर हम डेटा पे जाते हैं तो वो कह रहा है जी, रिडक्शन इन नंबर ऑफ एयरलाइंस, थर्ड पैराग्राफ, has not reduced the overcapacity in the market, और नीचे जाके उसने कहा it is predicted that this would lead to an increase in market share for the top 5 European airlines from 50% of the European market in 2019 to match the 5 United States airlines which control 77% of US market. तो इसका क्या मतलब है कि भाई 50% से 77% पे मार्केट शेयर जा रहा है टॉप 5 एयरलाइंस का, तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, बढ़ेगी या कम होगी? यू नॉट दी ओनली वन, हर ज्यादा होगी बेटे। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ज्यादा हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का मतलब है मार्केट शेयर चंद फर्म्स के हाथ में अगर स्क्वीज्ड हो तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ज्यादा है। अगर जैसे परफेक्ट कंपटीशन है वहां कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जीरो है। हाँ, तो इसमें आपने मार्क्स, यस, आपने 3 मार्क्स का उसने मार्क्स की में भी दिया हुआ था, आपको ही दो स्टेटमेंट्स दे देते। मार्केट शेयर फॉर टॉप 5 एयरलाइंस विल इंक्रीज फ्रॉम 50 to 77%, 1 मार्क। इट कॉन्सेंट्रेशन रेशियो विल इंक्रीज, 1 मार्क। और तीसरा, आप मतलब दो ही मार्क्स हैं, लेकिन तीसरा आप स्टेटमेंट देते हैं कि मार्केट विल बिकम मोर ओलिगोपोलिस्टिक, तीसरा मार्क वहां पे मिल जाता। तो क्लियर ऑन दिस जी? आसान क्वेश्चन था लेकिन मेजॉरिटी डिड इट काइंड ऑफ रॉन्ग। नेक्स्ट जी, यहाँ पे मुझे जरा अफसोस हुआ था कि ये आसान क्वेश्चन था और बच्चों ने ग्राफ गलत बनाए थे और एक्सटर्नल इंटरनल मिक्स कर दी थी। लार्ज एयरलाइंस बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल with the use of an example and a diagram. Explain how a large airline can benefit from economies of scale. तो इसका तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम जो हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का एक मॉडल आंसर भी किया था। Why long run average cost curve and short run average cost curves are drawn in U shape, वो आपने ठीक किया था। मेरा नहीं ख्याल जैद, आपने छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लगा के आपने पूरा नीचे शिफ्ट कर दिया था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। आपने एक्सटर्नल इंटरनल को मिक्स कर दिया था। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? मैं भी आपको दिखाता हूँ ये बात। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये बात। ये है जी आपका ग्राफ। अब इसमें कई बच्चों ने यहाँ PRC लिखा हुआ था। या थोड़ा सा सोचा करें बिफोर लेबलिंग। हम सिर्फ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दिखा रहे हैं एज पर आउटपुट। आप बेशक पूरा यू शेप बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, वरना यहां तक रुक जाएं जहां तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रही है, दैट इज गुड। साथ में एल लिखना जरूरी था। कई बच्चों ने सिर्फ एवरेज कॉस्ट लिख दिया, वहां पे मार्क कट गया। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिरती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के रिजल्ट में ना। इसकी शेप की रीजन ही यही है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जीरो था पहले, फिर जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने लगा तो फर्म ने मजीद कैपिटल ऐड किया, ये मजीद नीचे आ गया। SRAC 1 पे फिर मजीद नीचे आ गया। जब भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने लगता है लॉन्ग रन में फर्म कैन ऐड मोर कैपिटल। तो ऑल द वे अप टिल हियर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रही हैं। यहाँ पे मिनिमम एफिशिएंट स्केल है और उसके बाद डिस इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम बनाना चाहें तो इसको पूरा यूं करके बनाते हैं। उस वक्त बेशक कैपिटल ऐड करते रहो। अब टू डिफिकल्ट टू मैनेज द बिजनेस, इट्स बिकम टू लार्ज। सबको याद है हमने क्लास में प्रॉपर डिटेल में किया था। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? अब आपके पास हल क्या था? उसने कहा था गिव एन एग्जाम्पल एंड मेक अ डायग्राम। तो टेक्निकल इकोनॉमीज की एग्जाम्पल आप दे सकते थे। इधर बच्चों ने बड़े अजीब अजीब हॉरिबल एग्जाम्पल्स दिए थे। खैर, टेक्निकल इकोनॉमीज में एयरलाइन इंडस्ट्री से लिंक करें। लार्जर, मोर स्पेशियस या फास्टर एयरक्राफ्ट्स, उससे क्या होगा? ज्यादा पैसेंजर्स वो कैरी कर सकेंगे इन द सेम फ्लाइट। कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपकी गिर जाएगी। 1 मार्क डेफिनेशन का था।
जो बच्चों ने बहुत बुरी दी। डेफिनेशन क्या है जी? लॉन्ग रन, सॉरी, इट इज व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द बिजनेस। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप दोबारा देखें, इट इज सिंपली लार्ज एयरलाइंस। उसने ये नहीं कहा कि भाई मुझे एक्सटर्नल इकोनॉमीज बताओ, उसने इंडस्ट्री बढ़ाने की बात नहीं की। इंटरनल इकोनॉमीज पे क्वेश्चन था, 1 मार्क डेफिनेशन का। व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल्स ड्यू टू expansion of a firm or producing at a larger scale. Airlines can benefit from technical economies. They can buy latest aircrafts with large space, or faster planes which consume less fuel. All of that will result in technical economies because they've got the more advanced technology playing the role in their business. और भी कर लेते हैं एहतियातन, they can enjoy financial economies of scale, that the banks will be willing to give them loans easily and at a low markup, low interest rate, because they are a sure short payback, their credibility is high. समझ आ गया? दोनों केसेस में एवरेज कॉस्ट कम। फिर वो ग्राफ बना के, 2 मार्क ग्राफ के थे तो 5 मार्क्स आपके बड़े इजी से थे। बच्चों समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो अब यहाँ पे ये एक बेहतर, रिलेटिवली बेहतर क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था, सी पार्ट। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंटेस्टेबल मार्केट एंड डिस्कस हाउ मेकिंग द एयरलाइन मार्केट मोर कंटेस्टेबल कुड बेनिफिट पैसेंजर्स। तो सबसे पहले तो व्हाट इज मेंट बाय कंटेस्टेबल मार्केट के 2 मार्क्स थे। 2 मार्क्स थे, कोई एक बेनिफिट अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, और दूसरा बेनिफिट फिर कर दो उसके 2 मार्क्स। बड़ा आसान है। कंटेस्टेबल मार्केट होती क्या है? जहां पे, बोले आप में से कोई, ये आपने गलत लिखा हुआ था। आपने लिखा भी यही कि आपने परफेक्ट मार्केट और कंटेस्टेबल मार्केट को कंफ्यूज किया है। जी आप बताएं मुझे अब्दुल अहद, व्हाट इज कंटेस्टेबल मार्केट? नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका नाम से नजर आ रहा है ना, लेकिन असल थ्योरी क्या है? अ कंटेस्टेबल मार्केट इज द वन वेयर देयर आर लो और नो बैरियर्स टू एंट्री। That is why current firms do not maximize profit. They're too afraid. There is a threat of new entrants, so they earn very little profit in order to keep the barriers to entry alive. अब समझ आ गया? संक कॉस्ट नहीं होती, आप जब चाहे इंडस्ट्री से निकल सकते हैं। गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स करे कि फर्म्स को सेटअप करना भी इजी हो जाए और निकलना भी इजी हो जाए, तो उस केस में मार्केट कंटेस्टेबल बन जाती है। अब बात समझ आ रही है कि कहां पे आप लोग गलत जा रहे थे? जैद आप परफेक्ट मार्केट की तरफ लीन कर रहे थे, और अब्दुल अहद आप लो कॉस्ट की तरफ जा रहे थे। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अब मुझे बताएं जल्दी से, जैद, व्हाट इज अ कंटेस्टेबल मार्केट? या ना होने के बराबर होते हैं? उसके रिजल्ट में क्यों फर्म्स प्रॉफिट नहीं बनाती ज्यादा? सम कॉस्ट कम होती है, उनको खौफ होता है कि नई फर्म्स आके हमारा मार्केट शेयर छीन लेंगे। ठीक है, माइक जरा बंद रखिएगा जब तक मैं नाम ना लूं, इस तरह वो डिस्टर्ब हो रही है क्लास। अच्छा जी, आखिरी बात, ये 2 मार्क्स आपको मिल जाने थे आसानी से कंटेस्टेबल मार्केट को बताने को। एक बेनिफिट, जब ज्यादा एयरलाइंस हो सकती हैं, कंटेस्टेबल मार्केट होगी है, या करंट एयरलाइंस डर रही हैं कि नई फर्म्स आएंगी, प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? जरा अच्छा सा 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करें एयरलाइन इंडस्ट्री के रेफरेंस से। जैद आप कर दो। उसी पे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये डॉक्टर यासिर सलीम के नाम से किसने ज्वाइन किए? सॉरी, बेटे टाइप कर दोगे? हु आर यू? चैट में टाइप कर दीजिए, हु आर यू। कौन बच्चा है बेटे? या माइक खोल के बता दें, या चैट में टाइप कर दें इस तरह। आई विल नॉट नो हु आर यू। ओह, देखा? एनीवेज जी, लेट्स मूव ऑन बैक टू द पेपर वी आर डूइंग।
उसी सी पार्ट में हूं मेरा बेटा। जैद, मुझे जरा तसल्ली से बताइएगा एक बेनिफिट पैसेंजर्स को मार्केट के कंटेस्टेबल होने का। क्या वजह है? शाबाश। हाँ, प्रॉफिट कम बनानेंगे और नहीं 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 नहीं, दे डू नॉट वांट टू लूज देयर मार्केट शेयर, इसलिए तमाम एयरलाइंस चीपर टिकट्स ऑफर करेंगी टू रिटेन कस्टमर्स, बिकॉज देयर इज अ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ज्यादा फर्म्स आने का चांस है, तो वो अपने आप को इंप्रूव करेंगे और प्राइस कम करेंगे। समझ आ गया? अच्छा, माइक सिर्फ बंद रखिएगा। अब्दुल अहद, आप बताएं एक और बेनिफिट पैसेंजर्स को जब मार्केट कंटेस्टेबल होगी। एक तो हमने प्राइस का कर लिया। परफेक्ट, आप एक्सप्लेन करो कैसे एयरलाइन से लिंक करके। यस, बहुत अच्छे कर्टेसी देंगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा लगा देंगे, ऑनलाइन बुकिंग की कोई ऑप्शंस दे देंगे, होम डिलीवरीज की ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस दे देंगे, तो ऑल ऑफ दैट विल इंक्रीज द कंफर्ट लेवल। कुछ कंज्यूमर हो सकता है कंज्यूमर्स को वो हनीमून पैकेजेस वगैरह दे के अपग्रेड कर दें फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में। इतना तो हम सबको पता होता है, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री के साथ लिंक करके बात कीजिएगा। एवरीवन क्लियर ऑन दीज? ये 6 आउट ऑफ 6 वाला क्वेश्चन था। दूसरा वाला जो है डी, मैं थोड़ा सा इसको मुश्किल समझता हूं, बिकॉज द वे वी टीच ओलिगोपोली थ्योरी, उसमें हम इतना ज्यादा इस बात पे फोकस नहीं करते, हम प्राइस रिजिडिटी समझाते में काफी टाइम लगा देते हैं, तो नॉन प्राइस मेथड्स जरा बात कम होती है। आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर फॉर एयरलाइंस, 5 एयरलाइन सिर्फ कंट्रोल कर रही हैं, तो ओलिगोपोली है, एक मार्क ये आ गया। फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ सुपर एयरलाइंस एंड हाउ डिस्कस हाउ एयरलाइंस में compete इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर। मुझे लगता है एक बच्चा और आया, अच्छा नहीं, अब्दुल हद सुबहान। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज नो वरीज, ठीक है। लेट्स सी जी, ओलिगोपली है बेटे, तो इसका आंसर है देयर कैन बी टू वेज ऑफ कंपीटिंग, प्राइस कंपटीशन एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। हमें 6 मार्क्स लेने हैं। कैसे लेने हैं? प्राइस कंपटीशन पे बात करते हैं। इन ओलिगोपली मार्केट्स, if one firm cuts price, the rest will also cut price, किंग डिमांड कर्व थ्योरी के मुताबिक, जिसकी वजह से प्राइस वॉर छिड़ने का खतरा होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए फर्म्स प्राइसेस चेंज नहीं करती। वैसे दे कैन compete ऑन प्राइसेस, बट यूजुअली नहीं करती, इसलिए नॉन प्राइस कंपटीशन पे जाती हैं। ये आप लोगों ने बिजनेस में भी पढ़ा हुआ है और इसमें भी। दे विल डू एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। कोई सेलिब्रिटीज यूज करेंगे अपनी एयरलाइंस को दूसरों से बेहतर शो करने के लिए, उसके बड़े अच्छे एड्स लगाएंगे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। और क्या तरीका है जी नॉन प्राइस कंपटीशन का? कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऐड करेंगे। जी बोले बोले जैद। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है प्राइस वॉर छिड़ने की, हुआ है ये रियलिटी में। क्योंकि हम बार बार प्राइस रिजिडिटी थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए बच्चा इस पर नहीं जाता, लेकिन आपने बोलना है कि प्राइस वॉर होने का खतरा है, उससे बचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स लाएंगे अपनी एयरलाइन में, सर्विस का लेवल बहुत अच्छा करेंगे, क्वालिटी ऑफ मील्स बहुत अच्छा कर देंगे, बुकिंग बहुत ईजी कर देंगे। सो दीज काइंड ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स टू मेक श्योर कि ज्यादा लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। एक आधा और कर लेते हैं जी, दे कैन ऐड more comfortable and better aircrafts to attract consumers, so they compete conclusion mein on price and non-price methods. Usually oligopoly markets have price rigidity, hence they avoid price competition and go for non-price methods. समझ आ गया बच्चों? Was it a difficult case study? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सिर्फ बनाने के लिए कर दो, लेकिन मार्क्स की में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आई बी ऑनेस्ट विद यू, मार्क्स की में ऐसा कुछ नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो वो गलत हो जाता और एफर्ट भी बहुत लगता आपका। अब मेरे बच्चों, इधर बच्चों ने अक्सर ने चूज किया क्वेश्चन 1 और 2, बल्कि बराबर ही था, आधों ने कोई क्वेश्चन 1 चूज किया है, आधों ने क्वेश्चन 2 चूज किया है। आई थिंक पर्सनली क्वेश्चन 2, क्योंकि मैंने वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बोला हुआ था, और इसका प्रॉपर आंसर आपके नोट्स के अंदर मौजूद है। तो आई विल गो टू दिस एट द एंड, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो मैं आपको जल्दी से ये करवा सकता हूं। अलबत्ता हम जो नॉर्मल प्रॉफिट और वो वाला है,
वो आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक वी कैन डिस्कस इट इन क्लास वंस, वी आर ऑल देयर, और अगर टाइम बचा तो एंड पे। यहाँ पे मुझे मायूसी हुई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग से मेजोरिटी एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बहुत कम ने किया, और जिन्होंने किया वो इतना अच्छा नहीं किया। मे बी एफिशिएंसी पे हमें एक आधी क्लास करनी पड़ेगी, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम इजी नहीं ले सकते। मुझे पता है ये मैं ऑनलाइन ही करवाया था ज़्यादा इसके पास पेपर्स, तो शायद उतनी ग्रिप बच्चों को नहीं आई। लेट्स गो टू क्वेश्चन वन, जिसमें हमने बहुत काम किया था, टेस्ट भी आप लोगों ने काफी अच्छा दिया था। तो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि इसमें भी बच्चों ने कुछ बड़ी अजीब अजीब गलतियां की हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, डिस्कस हाउ चेंज इन इनकम एंड प्राइस अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अ नॉर्मल गुड एंड दैट ऑफ एन इंफीरियर गुड। अब यहां आधे बच्चों ने प्राइस इफेक्ट समझ लिया। क्वेश्चन था चेंज इन इनकम एंड प्राइस इफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अ नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड। बच्चों ने सिर्फ प्राइस का इफेक्ट बता के नॉर्मल इंफीरियर गुड पे अपनी तरफ से पूरा आंसर कर दिया, चेंज इन इनकम को हैंडल ही नहीं किया। कुछ बच्चों ने दोनों हैंडल किए, जैसे जयान ने और जैगम ने बहुत टॉप ऑफ द लाइन आंसर दिए, नजफ ने और मोइज ने रीजनेबली अच्छे आंसर दिए, लेकिन मेजॉरिटी ने इस क्वेश्चन को मिस हैंडल किया। एक मिस हैंडलिंग बहुत अजीब सी थी, जो मैं आपको अभी ग्राफ करा के ठीक करवाने की कोशिश करता हूँ। Let me actually take the question uh, as a copy, ताकि हम इसको ज़रा अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकें। कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह पे हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका नहीं है, बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज easy and important chapter. ये है जी क्वेश्चन, डिस्कस हाउ चेंज इन इनकम एंड प्राइस अफेक्ट कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स, और इसके मार्क्स थे 20। तो सबसे पहले मेरे बच्चों तसल्ली से ज़रा इसका स्केच लेते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं, सबसे पहले अप्रोच बताएं कि इसमें मैं ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यूज करने जा रहा हूं। अब यहां पे मर्जी है, अजम्पशंस दे दो, बहुत अच्छा लगेगा। तीन अजम्पशंस हैं, टाइम बचाने के लिए मैं खुद ही बोल रहा हूं। कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन गुड्स and find his indifference. He can make bundles that give him same total utility. Hence, he'll be indifferent on all those bundles of two goods. समझ आ गया बच्चों? ये दो, सॉरी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, वो उसको आते हैं। पहला चीज, दे आर केपेबल ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट गुड्स एंड सब्स्टिट्यूटिंग देम टू फाइंड हिज इंडिफरेंस ऑन वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। यही तो इंडिफरेंस कर्व है। नंबर टू, कंज्यूमर हैज सम प्रेफरेंस इन माइंड बिफोर शॉपिंग. He knows that difference in satisfaction exists from different products but does not know exactly how much. Hence, there is a possibility of transitivity. वो आखिरी मिनट में दूसरी गुड पे स्विच कर सकता है अपना इंडिफरेंस ढूंढने के लिए। लास्टली, कंज्यूमर्स आर रैशनल एंड ऑलवेज प्रेफर मोर ओवर लेस। तो कम से कम दो अजम्पशन यहां दे देते हैं आसान वाली। ही कैन कंपेयर goods and substitute them to find his indifference on various combinations of two goods. He is rational, hence always prefers more over less. ये खैर ऑप्शनल था, इधर मार्क नहीं करते। डेफिनेशन जी, डिफाइन हमने करना है बजट लाइन को प्लस इंडिफरेंस कर्व्स को। अब यहां बच्चों ने क्या गलती की, बजट लाइन की अधूरी सी डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन कॉमनली आई है जी? अ लाइन दैट शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय इन हिज फिक्स्ड इनकम। सेकंड पार्ट मिस कर गए, एंड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स। बजट लाइन इसी बात पे बेस्ड है ना कि इस इनकम में मैं इन दो गुड्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकता हूं करंट प्राइसेस के ऊपर। सो बजट लाइन की डेफिनेशन जैद मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिफाइन करेंगे? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये पीपीसी वाली डेफिनेशन। हम्म, यस, और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कह दो इसकी स्लोप इज प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। ये आपका एक मार्कर। यस, आप बता दें मुझे अब्दुल अहद, इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन कर दें, ये मेजॉरिटी ने ठीक डिफाइन किया था। तो अगेन क्यों कॉम्बिनेशंस नहीं बेटे, टू गुड्स हैं, टू गुड्स हैं। पीपीसी वाली डेफिनेशन है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ, बोले शाबाश। हाँ, टोटल यूटिलिटी बोलना है, वेरी गुड।
A curve that shows all combinations of two goods where consumer gets the same total utility, hence he is indifferent on all of them. इस तरह लिखना है, फिर इसकी स्लोप भी लिख दें mu of y over mu of x. अब यहाँ पे टू प्रॉपर्टीज, ये जरूरी था और कई बच्चों ने इसको यार लिखा नहीं है, लिखा है तो बहुत गलत लिखा है. आसान वाली प्रॉपर्टीज ले लो. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू गुड्स. It is backward bending due to diminishing marginal rate of substitution. Every time he buys more of X, he is willing to give up less and less of Y because of law of diminishing marginal utility. समझ आ गया मेरा बेटा? ये हमने क्लास में कई दफा प्रैक्टिस की हुई है. डू यू नीड क्लैरिटी ऑन दिस? अब जनाब बेसिक इक्विलिब्रियम आपने बनाना था और उसको एक्सप्लेन करना था. बच्चों ने ग्राफ बना के छोड़ दिया, एक्सप्लेन नहीं किया. Someone is looking to join our meeting. ये कौन है यार? किसी को गलत इन्होंने दे दिए हैं. सिकंदर जावेद वगैरह. नहीं, मैं इनको एंटर नहीं होने दे रहा. चले, लेट्स मूव ऑन बैक टू यू नो मेरा नहीं ख्याल, मेरा बेटा, मेरा नहीं ख्याल. मैं देख लेता हूँ एक बार. पिछले बच्चे ने भी जवाब नहीं दिया ना. अस्सलाम वालेकुम बेटा, कौन है आप? किसी और नाम से आए हुए हैं. व्हाट इज योर गुड नेम? जैद, मेरा एक्सपीरियंस ये सही कहता है हमेशा कि ये डॉजी किसी बच्चे ने आगे पास ऑन कर दिया ये. यस, सो आई एम नॉट लेटिंग. आगे निकाल दिए. पहले भी एक और नाम से, भी एक और नाम से, वो डर के छोड़ जाते हैं मीटिंग. लेट्स मूव ऑन जी. बेसिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ तो मेरे ख्याल सबको आता है, बनाने की जरूरत नहीं है ना. बजट लाइन लगाएं, डिफरेंस कर्व को साथ लगाएं. आता है सबको? मुझे बस लेबल बता दें. अब्दुल अहद, क्या लेबल करूं दोनों एक्सिस पे, वाई एंड एक्स एक्सिस पे? ओ माय गॉड अब्दुल अहद, यूर इन डिफरेंस कर्व के चैप्टर में क्या कर रहे हो? जी जैद, आप कौन सा लेबल करेंगे? वेल डन बोथ ऑफ यू, छा गए हो मेरे बेटे. प्लीज ऐसे ना करो. इट्स टू क्लोज टू एग्जाम्स टू. I want that. I honestly want that because it's like worrying me now. ठीक है यार, 2 हफ्ते ठीक है. Good Y and good X. Thank you. देखो अब आप लोगों को, हाँ, आप लोगों के माइंड में थे चीजें, लेकिन देखो आप लोग मिस कर रहे हो ना, बिकॉज ऑफ आप बीमार हो गए थे एक, और दूसरा पढ़ नहीं सके. that जो है, तो लैक ऑफ रिवीजन इज कॉजिंग ऑल दीज इश्यूज. खैर, रिवीजन इतना मुश्किल काम नहीं है, वो ऑलरेडी किया होता है तो बहुत जल्दी हो जाता है. मैं एहतियातन दोबारा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. सिंपली बेटे एक बजट लाइन लगाएं. सॉरी, टेढ़ी लग गई है. ए बी उसको नाम दें. इंडिफरेंस कर्व लगाएं. आई सी जीरो उसका नाम दें. इक्विलिब्रियम जहां वो इकट्ठा हुआ. अब बच्चे ये चीज नहीं करते, इधर वाई जीरो एक्स जीरो, कि इतना हम वाई ले रहे हैं, इतना एक्स ले रहे हैं. मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बच्चों ने प्राइस क्वांटिटी लेबल किया हुआ था, पी जीरो क्यू जीरो. नहीं मेरा बेटा, दिस इज नॉट अ डिमांड कर्व, इट्स बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व्स. गुड वाई, गुड एक्स. तो ये बेसिक आपका इक्विलिब्रियम बन गया. इसको एक्सप्लेन करना है. The graph shows consumer is in equilibrium at point E0, where budget line AB is tangent to indifference curve IC0. He's buying Y0, X0 combination of both goods, and his total utility is maximized. उसके बाद जी इनकम चेंज का, ये खैर मेजोरिटी ने ठीक किया, लेकिन लेबल्स की वजह से कई बच्चों के मार्क्स कट गए. इनकम चेंज पे पहले डिफाइन करना था आपने जी, नॉर्मल गुड्स को डिफाइन करें, फिर इंफीरियर को करें. और एग्जांपल्स इतनी आपको आती थी एएस से, किसी बच्चे ने एग्जांपल नहीं दी. Normal goods which have a positive relationship with consumers' income. Income rises, their demand rises. They include necessities, luxuries, and all kind of goods which have a positive relationship with income, such as cars, branded clothes, etc. Inferior goods which have a negative relationship with consumers' income, such as what's it called? Second-hand food, second-hand clothing, street food stalls, इस तरह की चीजें. अब ये बड़ा आसान सा था. गुड वाई, गुड एक्स. मैं जरा टाइम बचाने के लिए पूरा नहीं लिख रहा. पहली बजट लाइन लगाएं ए बी, ये खैर मेजोरिटी ने ठीक किया था, और उसके साथ एक इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करें, आई सी जीरो. इक्विलिब्रियम बनाएं. ये जी हम इतनी वाई ले रहे थे और इतनी एक्स ले रहे थे. एक ही ग्राफ पे भी हो सकता है, लेकिन आप बेशक दो बना दें.
पहले में दोनों गुड्स को मैं नॉर्मल शो कर रहा हूं, कैसे? IC1 ऐसी जगह पे लगा रहा हूं, इक्विलिब्रियम ऐसी जगह पे बना रहा हूं कि इनकम कंजम्पशन कर्व जो दोनों इक्विलिब्रियम्स में से निकलता है वो ऊपर जा रहा है, मींस दोनों गुड्स नए इक्विलिब्रियम पे देखो, y को भी हम पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं और x को भी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो दोनों साबित हुआ कि नॉर्मल गुड्स हैं, इनकम बढ़ने से दोनों की डिमांड बढ़ गई। क्लियर हो गया? अब इसी पे ही आप कर, जिस तरफ इंडिफरेंस का लगाएंगे दूसरा IC2, वो गुड नॉर्मल बन जाएगी और दूसरी इंफीरियर बन जाएगी, तो इक्विलिब्रियम 2। अब देखो x जो है नॉर्मल गुड बन रही है क्योंकि हम इसको मजीद ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन y इंफीरियर बन रही है, उसको कम ले रहे हैं, और इस केस में इन ICC दोनों इक्विलिब्रियम से गुजर के डाउनवर्ड स्लोप करेगा बिकॉज x नॉर्मल थी और y इंफीरियर थी। समझ आ गया? एक्सप्लेन कर लेंगे इसको या थोड़ा सा बता दूं? मैंने किया हुआ है बहुत दफा। हाँ, आपने बताना है पहला इक्विलिब्रियम यहाँ था, ए बी के साथ IC0 को टेंजेंट था, Y0 X0 हम खरीद रहे थे, फिर इनकम बढ़ी तो बजट लाइन पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट हुई, कई बच्चों ने सिर्फ शिफ्ट आउटवर्ड का, पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट हुई। न्यू इक्विलिब्रियम इज एट E1 in case of both goods being normal, we're buying more of both goods, Y0 to Y1 and X0 to X1. However, if X was normal and Y was inferior, new equilibrium will be at E2 and ICC will slope down. We're buying more of X and less of Y. ये आपके यहाँ पे आप 10-12 मार्क्स तक कर चुके हो, 10 मार्क्स तो कंफर्म है। ये नॉर्मली प्राइस वाले का ज्यादा स्कोर होता है। अब अगला था जी प्राइस का, पहले सारी थ्योरी बता दो। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन प्राइस of the product, ceteris paribus. It has two further effects: income effect and substitution effect. Substitution effect is consumer always prefer the relatively cheaper good over the relatively expensive one. Income effect की definition बच्चों ने गलत की, change in consumption due to change in real income। यहां पे भी बच्चों ने लिख के पूरा नहीं किया, ड्यू टू प्राइस चेंज, उसकी इनकम चेंज नहीं हुई, परचेजिंग पावर चेंज हुई है बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज। अब यहीं पे पहले आप नॉर्मल के सारे इफेक्ट्स बता दें। मैं तो इस तरह लिख रहा हूं, लेकिन बच्चों ने भी ऐसा ही लिख दिया एग्जाम में, नहीं बेटे, पैराग्राफ फॉर्म में इट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी पॉजिटिव, its income effect will be positive as real income increases, he'll buy more of that, positive relationship है income के साथ, तो मिल मिला के price effect will also be positive। और फिर inferior का आप बता दें, its substitution effect सबका सेम होता है तो पॉजिटिव होगा, relatively cheaper good को हम ज्यादा खरीदेंगे अगर प्राइस गिरी है, लेकिन income effect will be negative। अलबत्ता substitution effect is bigger than income effect in case of inferior goods, so price effect will still remain positive for price fall। समझ आ गया बच्चों? कुछ मुश्किल नहीं था, हमने बहुत दफा किया हुआ था। सो बेसिकली एक ही ग्राफ पे दोनों में आपको बना के, ताकि कोई किसी किस्म की कंटिजेंसी रहेगी है माइंड में, या जो बच्चे बाद में वीडियो देखें वो इसको अच्छी तरह कर सकें। नीचे डिमांड कर्व कई बच्चों ने नहीं निकाला, गुड वाई गुड एक्स लेबल करने की जगह प्राइस क्वांटिटी लेबल कर दी, तो सारा मार्क्स कट गए। तो सिंपली मैंने आपको इसकी चीट सिखाई हुई है। बजट लाइन लगाएं ए बी पहली, फिर जी उस पे लगा दें आप, बल्कि पहले शिफ्ट ही कर लेते हैं, शिफ्ट कर दें प्राइस, हम लिख रहे हैं कि जी कम हुई है एक्स की, BC पे आ गए। अब मेरा बेटा आप शैडो बजट लाइन पहले ही चीट के थ्रू बना लें, पूरा अंदर शिफ्ट करें ताकि उसकी रियल इनकम जो है वो हम वापस ला सकें। अब पहला इक्विलिब्रियम हार्ड लाइन पे बनाना है, दूसरा इन डॉट्स के साथ मिलाना है। तो ये जो इक्विलिब्रियम जीरो है ये ओरिजिनल था, इतना हम एक्स ले रहे थे, और ये सब्स्टिट्यूशन है, सब गुड्स का सेम है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे लगा दिया तो नॉर्मल गुड बन गई, ICN कर दें ताकि नॉर्मल गुड बन जाए EN, और नीचे ला के XN लिख दें। ये आपका इनकम इफेक्ट बना फॉर द नॉर्मल गुड, और मिल मिला के सारा प्राइस इफेक्ट बन गया। इंफीरियर के लिए इस क्वेश्चन के मुताबिक बीच में लगाते आप ICI इंफीरियर गुड के लिए, इक्विलिब्रियम I इंफीरियर गुड के लिए जब नीचे लाते तो ये बनता जी XI, यानी इतना सारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट, लेकिन प्राइस इफेक्ट स्टिल पॉजिटिव। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन इसमें? हमने बहुत दफा ये ग्राफ किए हैं। अब खामोशी मीन समझ आ रहा है बच्चों?
ओके ओके। अब पहला इक्विलिब्रियम जीरो से निकालें और एक पॉइंट लगा दें, सबका सेम होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो उसको छोड़ देना है। नॉर्मल गुड का हमने इक्विलिब्रियम एन से पकड़ा, प्राइस गिराई, नीचे तक ले गए बी पॉइंट, तो नॉर्मल गुड का नोट करें, डिमांड कर्व जरा इलास्टिक सा नीचे निकल आया। इंफीरियर का स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा ई जीरो, लेकिन उसका जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम है ई आई, वो नीचे यूं आएगा, थोड़ा सा इन इलास्टिक सा डिमांड कर्व बन जाएगा। ये फिन होती तो हम यहां लगा के उसका कर लेते, तो यहां पे भी लेबल करें प्राइस क्वांटिटी डिमांड डी आई कर देता हूं। यहाँ पे लगा देते हैं गिफिन गुड का आई सी, हाँ अभी जाएगा ई जी इक्विलिब्रियम गिफिन, और जब नीचे लाएंगे तो अब नोट करो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहां तक आ चुका था। अब एक्स एस से शुरू करके ये सारा आपका इनकम इफेक्ट आया है नेगेटिव, ये सारा इनकम इफेक्ट आया है फॉर गिफिन गुड। समझ आ गया? पहला पॉइंट तो वही यही होगा इवन गिफिन का भी, लेकिन अब नए इक्विलिब्रियम से जब हम नीचे आए, प्राइस गिरने पे यहां पे आ गए थे और हमारा डिमांड कर्व गिफिन गुड्स का ऊपर स्लोप हुआ। समझ आ गया बच्चों? एंड एक समरी सी देनी थी कि एज डिस्कस्ड अबव चेंज इन इनकम affects normal goods in a positive manner and inferior goods in a negative manner. Change in price in case of price fall. बच्चों ने प्राइस राइज भी बना दी, हालांकि सिर्फ चेंज इन प्राइस लिखा हुआ था, एक ही काफी था प्राइस फॉल का, उसमें उन्होंने बहुत टाइम जाया कर दिया। प्राइस फॉल का करवाते आप और आप बताते कि जी एज डिस्कस्ड अबव प्राइस फॉल causes a greater effect on the demand for normal goods. Demand curve becomes elastic because both effects are positive. Whereas for inferior goods, income effect being negative, it will slope down, but with an inelastic slope. Whereas for Giffen goods, income effect being so bigger and negative that demand curve slopes upwards. समझ आ गया? एंड पे एक दो थ्योरीज की लिमिटेशंस बता देते कि सिर्फ दो गुड्स को देख रही होती है, रियलिटी में बहुत गुड्स हैं। पुराने कार्डिनल अप्रोच को हमने नए अंदाज में इसमें लिख दिया है, इंस्टेड ऑफ एम यू ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स, हम एम यू ऑफ वाई ओवर एम यू ऑफ एक्स कर रहे हैं और प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ एक्स कर रहे हैं, बस फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दिया है। कंज्यूमर हर पॉइंट पे इंडिफरेंस नहीं होता, सिर्फ जहां बजट में आता है वो पॉइंट वो खरीदता है, लिहाजा हर पॉइंट पे उसका इंडिफरेंस कहना गलत बात है। ये आपका 20 में से 20 थे। कोई कंफ्यूजन बच्चों? ऑलराइट जी, एफिशिएंसी पे तो मैं और काम करूंगा बाद में। जल्दी से मैं आपको इसका ये जो क्वेश्चन है, firms do not always wish to maximize profit, consider what other aims they might have, इसका तो प्रॉपर आपके नोट्स में एक बहुत डिटेल्ड आंसर 25 मार्क का उसमें हुआ है। आप उसका 80% भी लिख देते तो यू वुड हैव गॉटन ऑल 20 मार्क्स। और मैं आप लोगों को बार बार ये यूनिट बोलता रहा था कि करें, ये क्वेश्चन करें, पूरा क्वेश्चन बैंक बना के दिया था, तो इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग, आई नो फैमिली सिचुएशंस एंड ऑल दैट, लेकिन अक्सर बच्चों ने इसमें काफी डिसअपॉइंट किया। बहरहाल लेट्स मी क्विकली शो यू, ये आपका जी यूनिट 8 ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड कंटेस्टेबिलिटी। अब व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको बस जल्दी से हाईलाइट दे रहा हूं। Discuss if firms are always willing and able to maximize profit as suggested by economic theory. Simple question. फर्म की डेफिनेशन दी, प्रॉफिट की डेफिनेशन दी, फिर अप होल्ड किया कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कहती है हमेशा प्राइवेट सेक्टर में फर्म्स लॉन्ग रन शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं और एमसीएमआर की आउटपुट पे बनाती हैं। ये ग्राफ बच्चों ने गलत बनाया हुआ था, हालांकि सच अ सिंपल ग्राफ। परफेक्ट मार्केट में स्ट्रेट लाइन एमआर है क्योंकि डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है। एमसी लगाया, जब तक एमआर ऊपर था एमसी नीचे था, प्रॉफिट आ रहा था क्यू जीरो से पहले पहले। क्यू जीरो पे कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन पिछला प्रॉफिट मिलके मैक्सिमाइज हो चुका है, बाद में मार्जिनल लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे तो फर्म क्यू जीरो पे रोक देगी। सेम विद इन परफेक्ट मार्केट्स, फर्क ये कि एमआर नीचे स्लोप हो रहा है, दोनों में हम एमसीएमआर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अब हम चैलेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को कि फर्म्स अनेबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्यों है। रियलिटी में मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है इनडायरेक्ट कॉस्ट की वजह से। डायरेक्ट कॉस्ट, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह आसान है, हर यूनिट के साथ अटैच की जा सकती हैं, लेकिन रेंट, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स को इजीली अपोर्शन करना हर यूनिट पे पॉसिबल नहीं है, तो उसमें काफी मुश्किल हो जाती है। एमआर, दूसरा कोऑर्डिनेट एमसीएमआर वाला, वो ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि एमआर निकलता है एआर से जो कि डिमांड कर्व है, और डिमांड कर्व सेट्रस पैरेबस अजम्पशन पे बेस्ड है, शिफ्ट होता रहता है, तो हर वक्त एमआर भी साथ शिफ्ट होता है।
तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों बेसिक कोऑर्डिनेट्स ही नहीं मिल रहे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैथमेटिकल फैंटेसी बन जाती है। फिर अनविलिंग क्यों है जी? गवर्नमेंट की वॉच डॉग एजेंसीज हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना कर लें, हमने ज्यादा प्रॉफिट बनाया, मोनोपोली ना समझे हमें, बैरियर्स टू एंट्री हमारे ना टूट जाए, जैसे भी कंटेस्टेबल मार्केट में हम देख रहे थे, ज्यादा प्रॉफिट बनाया, नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी और वो हमारा प्रॉफिट ले जाएंगी। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, प्रिंसिपल्स आर ओनर्स, शेयर होल्डर्स, उनका एम प्रॉफिट है। डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स जो कि एजेंट है, उनका एम ग्रोथ है, क्योंकि उनकी सैलरीज प्रमोशन उस पर बेस्ड है। तो जब मैनेजर्स चला रहे हो बिजनेस को, वो प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करके रिटेन प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देंगे ग्रोथ के लिए। तो इसको शॉर्ट टर्मिज्म, लॉन्ग टर्मिज्म भी बोलते हैं। मैनेजर्स का एम लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है और शेयर होल्डर्स का एम शॉर्ट रन प्रॉफिट, तो अगेन प्रॉफिट सैक्रिफाइस हो जाएगा। स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव से बचने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम प्रॉफिट कम कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें प्राइस बढ़ानी पड़ती है, कस्टमर नाराज हो जाता है। कॉस्ट कम करनी पड़ती है, वर्कर्स वगैरह की वेजेस कम करनी पड़ती है, तो मैनेजर्स वगैरह नाराज हो जाते हैं। तो और गवर्नमेंट नाराज होती है अगर हम पोल्यूशन करें प्रॉफिट बनाने के लिए। तो उन सब स्टेक होल्डर्स को खुश रखने के लिए हम प्रॉफिट को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, बनाते हैं लेकिन मैक्सिमाइज नहीं करते। फिर दूसरी थ्योरीज बतानी थी, मैनेजरियल थ्योरीज। कभी कभी सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके सैलरीज और बोनसेस रेवेन्यू की बेस के ऊपर होते हैं, सेल्स की बेस पे, रेवेन्यू की बेस पे होते हैं, प्रॉफिट की बेस पे नहीं। कहां तक प्रोड्यूस करेंगे? जब एमआर जीरो हो जाए। या फिर सेल्स आउटपुट मैक्सिमाइजेशन तरफ जाएंगे। हो सकता है ये सेल्स ओरिएंटेड जॉब हो कि जितनी सेल्स करोगे उतना आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा, या मार्केट शेयर फर्म बढ़ाना चाह रही है तो ACAR पे प्रोड्यूस करेंगे। फिर जी, बिहेवियरल थ्योरी, हर्बर्ट साइमन कहता था कि फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करती, वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट, सेटिस्फाइंग प्रॉफिट बना के खुश हो जाती हैं, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट ACAR से ऊपर होता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट MCMR से नीचे, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड भी दिया जाए, शेयर होल्डर्स को ग्रोथ भी कर सकें, गवर्नमेंट भी नाराज ना हो, कस्टमर्स भी नाराज ना हो। फिर गवर्नमेंट को अपने नाम लिखने होते हैं, मैनेजरियल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी। फिर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है जी एलोकेटिव एफिशिएंसी, MCAR पे बनाना। ये इकट्ठा ग्राफ आ गया। ये ग्राफ बच्चों ने बहुत गलत बनाया। मेजर गलती क्या थी? MCMR लिया है, वहीं से प्राइस बना दी। डिमांड कब तक? जब तक नहीं जाओगे प्राइस नहीं बनेगी। MR0 लिया, वो ठीक बन गया, MCAR वाला गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ठीक हो गया, ACAR वाला ठीक हो गया, लेकिन MCMR पे डिमांड कब तक नहीं गया? अक्सर बच्चे गलत कर दिया। सबको समझ आ गया? ये हमने किया हुआ है। अब इसकी वैल्यूएशन अच्छी नहीं की बच्चों ने, वो जरा एक बार मेरे साथ पढ़ लो और आज की क्लास खत्म करते हैं हम। As discussed above, according to traditional economic theory, firms always aim for maximizing profit, but in reality, MC and MR, the two coordinates required to find profit maximizing output, are very difficult or almost impossible to calculate. Firms have other objectives such as managerial, behavioral, and government objective theories. Whether firms will aim for profit depends on who controls the firms. Owner may look for short term profit, sole trader वगैरह. Managers look for long term growth. इसके बाद जी, it will depend on size and legal status of the firm. A small sole trader may look for profit, but large publicly limited company run by managers will aim for growth. It will also depend on how long a firm has been operating in the market. A newly established firm may aim for survival before looking for growth and profit. To conclude, firms do not always aim for maximizing profit as suggested by economic theory. बहुत आसान क्वेश्चन था. You guys could have easily scored 16 plus here. क्योंकि ये 25 का आंसर है, आपको इसका 80% भी 20 मार्क्स दे देता. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? आज की रिव्यू क्लास हमारी कंप्लीट हुई. थैंक यू फॉर कमिंग. जो नहीं आए क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ जरा पहले करके. दैट्स इट मेरे बच्चों. अल्लाह हाफिज. आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग सून इंशाल्लाह.